तो आज के इस वीडियो में जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, दो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। तो चलिए देखिएगा, यह कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का है जो कि फर्स्ट ईयर का है। तो आप लोग देखिएगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हर एक रिवीजन के जो भी पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर से बता देते हैं, यह रिवीजन का अपन 1 नंबर का वीडियो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रश्न हम लोग अच्छे अच्छे करेंगे। चलिए देखते हैं, दोनों प्रश्न लॉन्ग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, भोजन पकाना क्या है, भोजन पकाने के उद्देश्य और लाभ बताइए। मीन्स भोजन पकाने का क्या मतलब होता है और भोजन पकाने के पीछे का क्या उद्देश्य है, इसके क्या लाभ मिलते हैं कि हम भोजन को पकाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भोजन पकाने के अलग अलग तकनीकें प्रचलित है। इन तकनीकों पर पर्यावरण, स्थिति, संस्कृति और धार्मिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। देखिए, जैसे हम लोग के यहाँ देखते होइएगा, गांव में मिट्टी के जो है चूल्हा बना के लोग उस पर भोजन पकाते हैं, खुली आंच पे, मीन्स लकड़ी के आंच पे। शहर में देखिएगा तो गैस चूल्हा होता है। अब तो गांव में भी गैस चूल्हा हो गया घर घर, ठीक है ना। लेकिन पहले जो है ज़्यादातर लोग शहर में जो है गैस चूल्हा यूज करते थे। वहीं और एडवांस शहर में जाइएगा तो पाइपलाइन आता है। ठीक है, डायरेक्ट पाइपलाइन जो है आपके स्टोव से जुड़ा रहता है, जब मन है चालू कीजिए सप्लाई वाला और खाना बनाइए। ठीक है, और आप विदेश में अलग अलग जगहों पर जाइएगा तो अलग अलग तकनीक से खाना जो है बनाए जाते हैं, प्रचलित है। ठीक है, इन तकनीकों पर जो पर्यावरण का ये कंडीशन है, जो संस्कृति है एवं जो धार्मिक कारक है, इसका प्रभाव पड़ता है। मीन्स ये जो आपके पर्यावरण का कंडीशन है, जो संस्कृति है एवं जो धार्मिक कारक है, इसके जो है अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। समझ गए चीज़ों को। भोजन पकाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के घटक मुख्य रूप से वनस्पति जन्य तथा प्राणी जन्य होते हैं। मतलब चाहे आप खाना बनाने में कोई सामान का यूज करते हैं, चाहे खाद्य पदार्थ है, चाहे पकाने वाला कोई सामान है, तो वह ज़्यादातर जो सामान होता है या तो लकड़ी से होते हैं, वनस्पति जन्य होते हैं, पेड़ पौधे से होते हैं, या फिर वह प्राणी जन्य होते हैं, जैसे जानवर से या व्यक्तियों के द्वारा जो है ये मुख्य घटक होते हैं। सही बात है। चाहे आप ले लीजिए, चाहे अगर कोई गांव में खाना बनाता है चूल्हे के, मिट्टी के चूल्हे पर, तो वह जो है पेड़ पौधे के जलावन जो है जलाकर बनाते हैं। वहीं पर बात किया जाए, अगर खाने की बात किया जाए, तो जो भी हम लोग खाते पीते हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो है फसल होता है, पेड़ पौधे कहीं दिया हुआ होता है। तो ये सब चीज़ें होता है। भोजन में जो पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं वे अधिकांश पकाए जाने की विधि पर निर्भर करता है। हम जो भोजन पकाते हैं, कहीं ना कहीं वह हमें जो है बहुत हद तक जो है निर्भर करता है कि हम भोजन जो पकाते हैं वह किस विधि से पकाते हैं, और उसका जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये सारे चीज़ हो गया। आगे है पकाने के लाभ व उद्देश्य, एडवांटेज ऑफ कुकिंग। क्या चीज़? एडवांटेज ऑफ कुकिंग। ठीक है, भोजन, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भोजन पकाने के उद्देश्य या फिर क्या लाभ है। तो यहाँ पे भोजन पकाने के अनेकों लाभ, अनेकों उद्देश्य हो सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है कि भोजन पकाने से उसका जो स्वाद होता है बढ़ जाता है। कच्चा भोजन कीजिए और ऐसे भोजन पका के कीजिए, दोनों में अंतर होता है, स्वाद बढ़ जाता है। भोजन से जो सुपाच्य होता है, आप कच्चे चीज़ खाइए आपको नहीं पचेगा, लेकिन उसी को अगर आप पका के खाते हैं तो वह आसानी से जो है सुपाच्य हो जाता है, मतलब पच जाता है और चबाने में भी आसान होता है। ये भी सब लाभ ही हैं, उद्देश्य ही हैं। भोजन पकाने से उसके अंदर का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो सूक्ष्म जीवाणु होता है और उनके अंडे और लार्वा होते हैं, वह सब नष्ट हो जाते हैं। अब आप लोग चावल धोते हैं, क्या आपको लगता है कि वो चावल मशीन से निकला है तो बिल्कुल फ्रेश है? नहीं, उसमें लार्वा हो सकता है, उसमें कीटाणु सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। तो जब तक आप उसको नहीं धोइएगा, फिर उसके बाद नहीं पकाइएगा, तब तक उसमें के सूक्ष्म जीव और लार्वा नष्ट नहीं होंगे। तो इसके लिए जो है ये चीज़ किया जाता है। भोजन पकाने से सुगंध बनती है, बिल्कुल बनती है, जो पाचक रस को प्रेरित करती है और उत्तेजित करती है। हमारे भोजन में भी पाचक रस होता है, समझ गए, जो क्या करता है, पकने के बाद जो है उसका एक अलग सुगंध होता है, जो पाचक रस को हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है। समझ गए। भोजन पकाने से विभिन्नता उत्पन्न होती है। मतलब भोजन पकाने से जो भोजन पहले देखने में अच्छा नहीं था, वह अब अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, खाद्य पदार्थों से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। अलग अलग प्रकार के आप व्यंजन पका के जो है अलग अलग प्रकार के जो है उसको आकार दे सकते हैं, व्यंजन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है इसका लाभ है, इस सब इसका जो है उद्देश्य ही है। समझ गए। आगे अब इसी चीज़ को इंग्लिश में दे दिया है, आप लोग भोजन पकाने और उसका लाभ उद्देश्य को समझ गए। आगे हम लोग अब देखेंगे कि भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी है, वर्णन करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग, मतलब भोजन पकाने के अनेकों मेथड है, उस मेथड को हम लोग जो है चलिए देखेंगे।
भोजन को अनेक विधियों से पकाया जा सकता है, ठीक है, अनेक विधियों से पकाया जा सकता है। पकाने के लिए आप लोग को पहला जो मेथड है वह है ब्रेजिंग का। क्या है? पहला मेथड है ब्रेजिंग का। ब्रेजिंग में होता यह है कि इसमें भुना जाता है, भुनने वाला जो सामान होता है ना उसको भून कर जो है इसमें हल्का सा पानी और मसाला डालकर जो है पकाया जाता है। जैसे आपको देखते होइएगा सब्जी बनाते हैं उससे पहले क्या करते हैं, मसाला प्याज ये रख कर अच्छे से भूनते हैं, हल्का पानी रख के उसे बर खौलाते हैं, तो यही ब्रेजिंग हो जाता है जिसमें हल्के आँचों पर, ठीक है, हल्के पानी में उससे जो है भुना जाता है, यही ब्रेजिंग होता है, ठीक है। पहला प्रकार ये हो गया। दूसरा है तेज खुली आंच पर पकाना। तेज खुली आंच पर पकाने का मतलब है ग्रिलिंग। अब मान गए इस विधि में भोज्य पदार्थ को आपको तेज़ी से बनाना है तो खुली और तेजी आंच पर बिजली या गैस के ग्रिलर के द्वारा पकाया जाता है। इस विधि से खाना जल्दी पक जाता है तथा स्वादिष्ट होता है। जैसे भोज उज में देखते होइएगा कि जहाँ पे बड़ा बड़ा भंडारा बनता है तो वहाँ पे आप लोग देखते होइएगा कि एकदम गैस के ताव जो है काफ़ी फुल रहता है और फिर जो है वहाँ पे क्या होता है, बनाया जाता है एकदम खुले तेज आंचों पर, तो वह जल्दी पकता है और उसमें स्वादिष्ट भी होता है, ठीक है। तीसरा है भुनना व बेकिंग करना, ठीक है, रोस्टिंग और बेकिंग। अब इसमें होता यह है कि इससे मटन, मछली, आलू, शकरकंद, बैगन आदि को भुना जा सकता है, ठीक है। इस विधि से जो भोजन होता है वह फैट से मुक्त होता है, ठीक है, फैट नहीं होता है, नमी रहित होता है, मतलब सूखा होता है। यह खाना बनाने के सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि में खाद्य पदार्थों को बिना ढके सूखी उष्मा द्वारा पकाया जाता है। यह प्रक्रिया जो है तंदूर या ओवन में खनिज संपन्न की जाती है, ठीक है। भुनना और बेकिंग। अब इसमें बेकिंग का मतलब है कि जितने ब्रेड, बिस्कुट और केक वगैरह जो बनता है यह सब बेकिंग के द्वारा ही बनाया जाता है, सेक के, ठीक है, सेक के बनाया जाता है, जिसमें हल्का तापमान लगाकर उसके गर्म जो है तापमान में जो है सेका जाता है आंच के ऊपर, तो यह बेकिंग हो जाएगा। और भुनना होता है जैसे मटन हो, मछली हो, आलू हो, बैगन हो, इसको जो है हम लोग भूनते हैं, ठीक है, तो ये भुनना होगा। और बेकिंग में जितने भी ब्रेड, केक, बिस्कुट ये सब जो पकाया जाता है, बेकिंग किया जाता है, तो यही रोस्टिंग और बेकिंग होता है, ठीक है। चौथा है सिझना, सिझाना मतलब सॉर्टिंग, ठीक है, सॉर्टिंग। सिझाना का मतलब होता है कि इस विधि में जो है कम पानी का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इस विधि में कम पानी का प्रयोग किया जाता है तथा भोजन को कम तापमान पर अधिक देर तक पकाया जाता है। क्या समझे कि ये जो सिझाने का मतलब है कि अगर आप भोजन को अच्छे से सिझाना चाहते हैं, सॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए कम तापमान पर अधिक देर तक पकाया जाता है। जैसे अगर आपको मटन पकाना हो तो मटन को क्या करते हैं, पानी रखने के बाद धीरे धीरे हल्के हल्के आंचों पर काफ़ी देर तक उसके जो है क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं ताकि वह अच्छे से पक जाए, सीझ जाए, जिससे होता यह है कि वह जो है खाने में अच्छा रहता है, ठीक है। अब इससे होता यह है कि आप मांस, काले जो चने होते हैं जिसको घुगनी, छोले वगैरह बनाते हैं, इस विधि से आप जो है मांस व काले चने को पकाने के लिए यह उपयुक्त है, आप उसे कर सकते हैं सिझाने के विधि द्वारा। मतलब जो काफ़ी हार्ड हो, जो जिसमें काफ़ी समय लगता हो बना सिझाने में, तो उसको जो है सिझाने विधि द्वारा हम पका सकते हैं, ओके, सॉर्टिंग के द्वारा। पाँचवा है डीप फ्राइंग, तलना। अब तलना का मतलब होता है कि दो तरह से हम लोग तलते हैं। एक होता है कि काफ़ी तेल, गहरे तेल में जो है हम पूरी को छान दिए, कचौड़ी छान दिए, तो ये हो जाता है। अब एक होता है आपका कि हल्का सा तेल रख दिए और उसको जो है उस पर छिछल दिए। तो तलना जो होता है दो तरह के, एक छिछली एक गहरी। जैसे देखते हो ये गाँव में हल्का सा तेल रख के तवा पर और उसमें जो है पराठा बना दिए, हल्का सा तेल रख के जो है बचका बना दिए, तो ये सब जो है एक होता है छिछला। और गहरी के मतलब है कि प्योर डुबा कर जो है चीज़ों को छाना जाए, तो ये चीज़ हो गया। गहरी विधि में खाद्य पदार्थ तेल में पूरी तरह से डूबा रहता है, समझ गए। इसमें पूरियाँ, पकौड़े, समोसा, कचौड़ी को बनाया जाता है। छिछला होता है जो तले हुए कम मात्रा में तेल डाला जाता है। इस विधि में कटलेट, पराठा, डोसा आदि जो है बनाया जाता है। तो ये पाँचवा है तलना यानी डीप फ्राइंग, ठीक है। छठा है पोचिंग। पोचिंग ये होता है कि यह एक वाष्पीकृत खाना बनाने की एक विधि है, समझ गए। इस खाद्य पदार्थ को तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध, वाइन में भिगाकर कम तापमान में बनाया जाता है। पोचिंग का मतलब होता है कि पानी में, दूध में या वाइन में कोई चीज़ को भिगोकर और कम तापमान पर पकाना ही जो है क्या कहलाता है,
पोचिंग कहलाता है। यह एक वाष्पीकृत खाना बनाने की विधि है, समझ गए, वाष्प के द्वारा, ठीक है। सातवां है सिमरिंग। सिमरिंग का मतलब है कि वाष्पीकरण बिंदु से कम तापमान 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाना सिमरिंग कहलाता है। मांस व मछली को इस विधि से पकाना चाहिए। अधिक तापमान पर पकाने से जो रेशे होते हैं वह कठोर हो जाते हैं, वह जल जाएंगे। तो सिमरिंग से आप जो है मांस व मछली को 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाना चाहिए। इससे कम तापमान पर जो वाष्पीकरण जहाँ पे बनता है ना, उससे कम तापमान यानी 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिमरिंग कहलाता है। इससे मांस मछली को आसानी से इस विधि से पका सकते हैं, जिससे जो है रेशा भी नष्ट नहीं होता है। अगर अधिक तापमान पर बनाइएगा तो जो रेशा फाइबर होता है, जो उपयोगी होता है, वह नष्ट हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये सिमरी हो गया। नौवां आठवां है उबालना। अब हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो है उबलता कब है, जब उससे 100 सेंटीग्रेड तापमान मिलता है तो वह उबलने लगता है। तो इसमें जो है हम लोग चावल, दाल, सब्जियां इसी प्रकार से उबाल कर पका सकते हैं। खाद्य पदार्थों को कम पानी में उबालना चाहिए, अन्यथा विटामिन और खनिज की हानि होती है, समझ गए। तो उबालना समझ गए, बॉइलिंग करके बनाना। नौवां है भाप में पकाना यानी स्टीमिंग, ठीक है, भाप में पकाना। इस विधि में खाद्य पदार्थों को भाप के द्वारा पकाया जाता है। खाद्य पदार्थों को भाप में पकाने से पोषक तत्वों की क्षति नहीं होती है। अगर हम लोग भाप जो है सबसे अच्छा होता है। भाप में पकाने का मतलब है कि खाद्य पदार्थों को भाप के द्वारा पकाया जाता है। खाद्य पदार्थों को भाप में पकाने से जो पोषक तत्व होते हैं उसका क्षति भी नहीं होता है और बड़ी ही आसानी से पोषक तत्व जो है बचे रहते हैं भाप में पकाने से। तो ये कुल मैंने 9 प्रकार बता दिया खाना पकाने की विधि, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ऊपर चलिए। पहला है बेजिंग विधि, जिसमें भुनना और स्टूइंग करके पकाते हैं। दूसरा है तेज व खुली आंच पर पकाना यानी ग्रिलिंग में। तीसरा है भुनना व बेकिंग करके बनाना। चौथा है स्टूइंग मीन्स सिझाना। एंड पांचवा है तलना यानी डीप फ्राइंग। छठा है पोचिंग, समझ गए, छठा क्या है, पोचिंग है। सातवां में है सिमरिंग है, ठीक है। एंड आठवां है उबालना। नौवां है भाप में पकाना। तो ये 9 याद रखिएगा, बहुत अच्छा है, मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे, जो लोग भी इंग्लिश वाले हैं टोटल इंग्लिश में मैं यहाँ पे दे चुका हूँ, तो आप अपने तरीका से मेहनत कीजिए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मतलब क्या है कि डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को हमें बताना है। मतलब पीएचसी एक होता है सेंटर, लेकिन यहाँ पे सेंटर के बारे में नहीं, यहाँ देखभाल के बारे में हमें बताना है कि प्राथमिक तौर पर देखभाल को हम लोग क्या कहते हैं, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर होता क्या है, फिर इसके एलिमेंट यानी तत्व को समझेंगे और फिर जो है हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर होता क्या है, तो आलमा अट्टा में आयोजित कॉन्फ्रेंस में, आलमा अट्टा का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। यानी जो आलमा अट्टा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था ना, उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर को यानी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को एक अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया। कैसे डिफाइन किया गया, देखिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक देखभाल है। आलमा अट्टा में कहा गया कि प्राइमरी हेल्थ केयर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है, जो कि सभी लोगों के लिए सुलभ, मतलब सभी लोगों के लिए आसान और सभी के स्वीकार योग्य हो, जिसमें उनकी पूर्ण भागीदारी हो, जिसमें आसान भी हो, जिसमें वह खुद को स्वीकार भी कर सके इस हेल्थ देखभाल को, और जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी रुचि दिखाए, तथा जिसकी लागत भी जो है इतनी हो कि समाज देश जो है इसका वहन कर सकता है। समझ गए, मतलब बिल्कुल इतना कम हो कि समाज और देश इसका वहन कर सके, यही प्राथमिक हेल्थ केयर होता है। चीज़ों को समझ गए, चलिए एक बार और समझाते हैं। कहता है आलमा अट्टा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। कैसे, तो बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है, जो कि सभी लोगों के लिए होना चाहिए, सुलभ मतलब आसान होना चाहिए, सभी के स्वीकार योग्य होना चाहिए, और जिनमें उनकी पूर्ण भागीदारी हो, किनकी, लोगों की, तथा जिसकी लागत इतनी हो कि देश समुदाय वहन कर सके। यही जो है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मेन जो है आलमा अट्टा के कॉन्फ्रेंस में यह परिभाषा डिफाइन किया गया। ओके, चलिए, तो ये आप लोग समझ गए, आगे चलिए। अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर के इम्पोर्टेंट जो है 8 जो है एलिमेंट है, ठीक है। कितने इम्पोर्टेंट, 8 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, इम्पोर्टेंट 8 एलिमेंट है, ठीक है। कौन कौन एलिमेंट है, चलिए हम आपको एक एक करके सभी एलिमेंट को बताते हैं। पहला है प्राथमिक
हेल्थ केयर में मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में पहला जो एलिमेंट है कि स्वास्थ्य शिक्षा होना चाहिए। तत्व का मतलब है कि इसमें कौन कौन से घटक है, कौन कौन से चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है प्राथमिक हेल्थ केयर में। तो पहला जो फोकस है, पहला जो घटक है वह स्वास्थ्य शिक्षा है, हेल्थ एजुकेशन है। समझ गए चीज़ों को। पहला क्या है, हेल्थ एजुकेशन पर फोकस किया जाता है। ठीक है। दूसरा है खाद्य आपूर्ति एवं उपयुक्त पोषण को प्रोत्साहन देना। यहाँ पे खाद्य आपूर्ति सभी को हो, मतलब सभी को भोजन मिल सके और सभी को पोषण न्यूट्रिशन को प्रमोशन करना, यह जो है इसके अंदर जो है इसका तत्व है। यानी खाद्य आपूर्ति और उपयुक्त पोषण को प्रोत्साहन देना, यह जो है चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है। तीसरा है सुरक्षित जल की पर्याप्त आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता। क्या चीज़, सुरक्षित जल हो जिसकी पर्याप्त सबको मिले, आपूर्ति हो और आधारभूत स्वच्छता भी होनी चाहिए। मतलब सुरक्षित जल की पर्याप्त आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता जो है ये जरूरी है, इसके अंतर्गत ये तत्व है इसका। ठीक है, घटक है। आगे है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल एवं परिवार नियोजन। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का जो चौथा घटक है वह है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल एवं परिवार नियोजन। ठीक है। आगे है मुख्य संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण, यह भी जो है आपके इसका घटक है। प्राथमिक हेल्थ केयर का ये घटक है कि मुख्य संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण। समझ गए। चलिए, छठा है स्थानिक बीमारियों की रोकथाम व नियंत्रण करना। मतलब आसपास उत्पन्न होने वाले संक्रामक बीमारियों के रोकथाम और उसको कैसे नियंत्रण किया जाए, यह जो है इस प्राथमिक हेल्थ केयर के अंदर जो है एलिमेंट है। ओके। समान रोगों तथा चोटों का उपयुक्त उपचार, मतलब नॉर्मल डिजीज, मतलब समान रोग और जो चोट है, जो ट्रॉमा है, इंजरी है, उसको उपचार जो है यहाँ पे करना। आगे है अति आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता, मतलब प्रोविजन ऑफ इसेंशियल ड्रग, मतलब जो दवाई के सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उस दवाइयों की उपलब्धता जो है यहाँ पे होनी चाहिए। यही 8 तत्व जो है आपके प्राथमिक हेल्थ केयर के हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। चलिए, तो ये चीज़ें हैं। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा होना चाहिए, खाद्य आपूर्ति और उपयुक्त पोषण होना चाहिए, यहाँ पे सुरक्षित जल की पर्याप्त आपूर्ति और आधारभूत स्वच्छता भी होनी चाहिए। चौथा है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन भी होना चाहिए। जो भी मुख्य संक्रामक बीमारी है उसके विरुद्ध टीकाकरण भी यहाँ पे होनी चाहिए। स्थानीय जो भी बीमारी हो उसका रोकथाम और नियंत्रण के लिए होना चाहिए काम। एंड समान रोग और चोटों के उपयुक्त उपचार होनी चाहिए। एंड अति आवश्यक जो दवाइयाँ हैं उसकी उपलब्धता भी जो है यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। तो ये 8 जो है आप लोग इसके तत्व को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, अब आगे आता है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, मतलब किन किन चीज़ों को होना चाहिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत सिद्धांत में। ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल में चलिए मैं आपको आज क्लियर करता हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक विशेष समिति ने 1984 में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की परिभाषा में 5 सिद्धांत को शामिल किया। मीन्स जो WHO है, WHO के जो एक बैठक हुआ, इसमें विशेषज्ञ जो समिति था उन्होंने 1984 में प्राइमरी हेल्थ केयर के 5 जो है सिद्धांत, 5 जो है प्रिंसिपल को इन्होंने रखा। इन पाँचों पर फोकस देना चाहिए, तभी जाके आपके प्राइमरी हेल्थ केयर के जितने भी देखभाल है वह सफल होगा। पहला है न्याय संगत वितरण। न्याय संगत वितरण के मतलब है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि सभी के साथ न्याय होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जाति देखकर, धर्म देखकर, ठीक है, वर्ग देखकर, समझ गए, गरीब अमीर देखकर किसी को अच्छे से किसी को बिना अच्छे से ट्रीटमेंट करे, देखभाल करे, तो ये न्याय संगत नहीं होगा। मतलब न्याय संगत कहने का मतलब है चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे धनिक हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो काला हो या गोरा हो, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और जो भी प्राथमिक देखभाल के अंदर जो सेवा है उसका सबके बीच न्याय संगत वितरण होना चाहिए, ताकि सबको इसका लाभ बराबर मिल सके। तो पहला यही इसका सिद्धांत है कि न्याय संगत वितरण होनी चाहिए। ठीक है, पहला। दूसरा है सामुदायिक सहभागिता, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। क्या चीज़, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक सहभागिता।
अब मानिए अस्पताल खोल दिया गया और अस्पताल में लोग जाएगा ही नहीं, तो अस्पताल का क्या मतलब, फालतू में बिल भरना, सब चीज़ का पैसे बर्बाद करना। अगर वो सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे कोई मरीज जाएगा ही नहीं, कोई लोग जाएगा नहीं दिखाने, उसका लाभ लेगा ही नहीं, तो फिर वो अस्पताल रखने से बेकार है। फालतू में वहाँ पे स्टाफ रखना, फालतू में सब चीज़ मैनेज करके रखना और हॉस्पिटल ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई लोग नहीं जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तभी सफल होगा जब लोग जो है अपने समुदाय के सहभागिता बढ़ाएंगे, पार्टिसिपेशन उसमें करेंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति दिखाने, समझने, समस्या के लेकर जाएंगे, तभी जो है फायदा है, वरना इसका कोई फायदा नहीं। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सामुदायिक सहभागिता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तीसरा है उपयुक्त तकनीक, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में तकनीक का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो देखभाल करते हैं उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्यों को, बहुत सारे इक्विपमेंट के, बहुत सारे औजारों का उपयोग करते हैं, देखभाल में मशीनों का उपयोग करते हैं। तो इन सभी का जो है उपयुक्त एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। बिना टेक्नोलॉजी के जो है आप सफलतापूर्वक अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मरीज को देखभाल करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपके टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हर जगह, हर एक जगहों पर स्वास्थ्य देखभाल में तकनीकी का, टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान है। तो उपयुक्त तकनीक का होना भी उतना ही ज़रूरी है, जो सभी लोगों को जो है क्या हो सके, सभी लोगों के लिए कारगर हो सके। अब ऐसा नहीं है कि यह टेक्नोलॉजी इतना महंगा हो कि लोग इसका फ़ायदा ही नहीं ले, तो इस टेक्नोलॉजी का इतना लागत हो कि लोग इसका वहन कर सके। ठीक है, आगे चलिए। चौथा है रोकथाम पर फोकस करना। अब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में जो सिद्धांत है कि रोकथाम पर फोकस करना, फोकस ऑन प्रिवेंशन, जो भी बीमारी है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके रोकथाम पर फोकस करना। कोई संक्रामक बीमारी है तो सबसे पहले उसको कैसे रोकथाम करेंगे, तो इस पर जो है फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए रोकथाम पर फोकस करना यह भी एक सिद्धांत है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के। ठीक है, एंड लास्ट वाला है, पांचवा है बहुयामी समन्वय। बहुयामी मल्टी सेक्टरल कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य जो है अनेक क्षेत्रों से कोऑर्डिनेशन बना के रखे, जैसे कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सामाजिक कल्याण, समझ गए, अलग अलग अन्य क्षेत्रों से, कंपनियों से जो है क्या हो सके, सभी से संबंध बना के ऐसा रखे कि सभी के बीच में जो है स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर समन्वय स्थापित किया जाए। इसीलिए मल्टी सेक्टरल से कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो यह 5 सिद्धांत है। 5 सिद्धांत में आपको मैं फिर से बता देता हूं। आपको पहला सिद्धांत है न्याय संगत वितरण। ठीक है, दूसरा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, समुदाय के लोगों को सहभागिता, पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। तीसरा है उपयुक्त तकनीक, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ओके, एंड चौथा है रोकथाम पर फोकस करना, फोकस ऑन प्रिवेंशन। ठीक है, एंड पांचवा है बहुयामी समन्वय, मल्टी सेक्टरल कोऑर्डिनेशन। ओके, चलिए, तो ये 5 सिद्धांत आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमरी हेल्थ केयर का अगर आपसे पूछेगा तो ये 5 जरूर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये हो गया, सारा चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है ना, यहाँ पे टोटल मैंने बता दिया, इंग्लिश में, हिंदी में, सब चीज़ आपको ध्यान देकर रखना है। अब आगे आता है जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, इसमें नर्स की क्या भूमिका है। तो नर्स की भूमिकाओं के बारे में जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग जो है प्राइमरी हेल्थ केयर में नर्स की आखिर क्या क्या भूमिका है, इसके भूमिकाओं को भी समझते हैं। ओके, चलिए आगे है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में नर्स की क्या भूमिका है, भूमिकाओं को विस्तार से समझाना है। ओके, चलिए हम लोग जो है यहाँ पे भूमिकाओं को समझते हैं कि आखिर क्या भूमिका है प्राथमिक देखभाल में नर्स की। पहला भूमिका क्या है, देख लीजिए कि व्यक्ति, परिवार और समुदाय के स्वास्थ्य का स्तर का आकलन करना। व्यक्ति, परिवार और समुदाय के स्वास्थ्य का आकलन करना, पहला काम नर्स का यही भूमिका है कि चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या परिवार के हो या समुदाय के हो, इन सभी का स्वास्थ्य स्तर कैसा है इसका असेसमेंट करना, इसका आकलन करना, पहला नर्स की भूमिका यही होता है प्राइमरी हेल्थ केयर में। तो आप लोग समझ लीजिए, प्राइमरी हेल्थ केयर में व्यक्ति, परिवार और समुदाय के स्वास्थ्य का स्तर जो है आकलन करना। ओके, दूसरा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। अब नर्स की यह भी भूमिका है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्राथमिक हेल्थ केयर से जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भूमिकाओं को बढ़ाए। तो इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, कैसे कि आइए दिखाइए, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट मिलता है, अच्छा देखभाल करेंगे तभी तो लोग आएगा ना। तो इन सब चीज़ों से आप प्रोत्साहित कर सकते हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए। ठीक है,
तीसरा है अन्य विकास कार्यक्रमों से समन्वय रखना। अब नर्स का भी ये काम होता है कोऑर्डिनेशन करने का कि वह अन्य क्षेत्रों से, अन्य जो है अलग अलग विभागों से समन्वय स्थापित करके रखे, ताकि सभी विभाग जो है स्वास्थ्य से जुड़ा रहेगा तो सभी विभाग में जाके प्राइमरी हेल्थ केयर जो है दे सकते हैं। चूँकि देखते होइएगा कि स्कूल हो गया, फैक्ट्री हो गया, अलग अलग जहाँ जहाँ काम के जहाँ जहाँ संस्था सब होता है, बैंक हो गया, वहाँ पे शिविर लगते रहता है स्वास्थ्य की तरफ से, सरकारी हॉस्पिटल की तरफ से। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है स्वास्थ्य का बना है सभी विभाग में, समझ रहे हैं? तो यही अन्य विकास कार्यक्रमों से समन्वय रखना हो गया। चौथा है देखिएगा, आपातकालीन तथा समान चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। क्या चीज़? आपातकालीन, इमरजेंसी और नॉर्मल जो थेरेपेटिक सुविधा है इसको उपलब्ध कराना। आपातकालीन तथा समान चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। ओके। पांचवा है महामारी संबंधी निगरानी रखना। नर्स का ये भी भूमिका है कि वह कोई भी आने वाले महामारी के लिए तैयार रहे और उस पर हमेशा निगरानी रखे रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इससे निपटने में जो है मौका मिले। ठीक है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना। अब नर्स का काम है कि उससे नीचे का जो भी कार्यकर्ता है स्वास्थ्य का, उसको जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे, प्रशिक्षण दे, कुशलता लाए, ठीक है, ताकि वह अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सके। ओके। सातवां है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति पर नज़र रखे। अब ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है, अब कोई काम हम करेंगे, ठीक है, और हमें कोई सुधार आएगा ही नहीं तो हम क्यों काम करेंगे? तो उसी प्रकार से नर्स अगर प्राइमरी हेल्थ केयर में अगर काम कर रही है और उस प्राइमरी हेल्थ केयर में कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, कोई प्रगति नहीं हो रहा है, तो फिर बेकार है। तो इस पर नर्स का ये भूमिका होता है कि वह अपने प्राइमरी हेल्थ केयर पर प्रगति पर नज़र रखे। ठीक है। तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ सारे पॉइंट को, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। देखिए, प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल में नर्स की भूमिका पूछ रहा है। ठीक है। नर्स की भूमिका, पहला है व्यक्ति, परिवार, समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना। पहला ये नर्स की भूमिका है कि वह परिवार, व्यक्ति और समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य स्तर का आकलन करे। दूसरा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करे। तीसरा भूमिका ये है कि नर्स अन्य विकास कार्यक्रमों से, अन्य विभागों से समन्वय बनाए रखे। ठीक है। चौथा है कि आपातकालीन और समान चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। यह नर्स का भी भूमिका है प्राइमरी हेल्थ केयर में। महामारी संबंधी निगरानी रखना। ठीक है। हमेशा महामारी के लिए तैयार रहना। छठा है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, इस पर भी ध्यान रखना है। ठीक है। सातवां और आखिरी है प्राइमरी स्वास्थ्य देखभाल के प्रगति पर नजर रखना। तो इस प्रकार से यह 7 भूमिका आप लोग लिख दीजिएगा प्राइमरी हेल्थ केयर में नर्स का। यह हो जाएगा आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। तो इस प्रकार से यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, ऊपर हिंदी दिया गया था, मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया। अब आपका काम है कि पीडीएफ लेकर डिस्क्रिप्शन से कम एक बार वीडियो अगर कंप्लीट वॉच कर लिए हैं तो कम से कम एक बार खुद से पीडीएफ को पढ़ें। जब भी मैं डाल दूं पीडीएफ को, आकर चेक करते रहिएगा। आप जो है पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके एक बार खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल